नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी से भी नहीं थमी पंजाब कांग्रेस में रार। सिद्धू की तरफदारी के बाद रावत पर भड़के जाखड़। पंजाब के सियासी बवंडर के बाद अब राजस्थान छत्तीसगढ़ में हलचल तेज। गहलोत और बघेल की कुर्सी पर भी मंडराया खतरा, पायलट ने की बगावत। टीएमसी में आते ही बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के खिलाफ उगला जहर। बोले अब दिल खोलकर करेंगे काम और गाएंगे गाना। सीएम योगी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। बोले हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। महाराणा प्रताप के बदले अकबर को महान बताना है तुष्टीकरण। गुजरात की जेल में अतीक अहमद से ओवैसी को मिलने की नहीं मिली इजाजत। बौखलाए ओवैसी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। पहली खबर पंजाब कांग्रेस पर। पंजाब में चरण सिंह चन्नी के शपथ लेने के बाद कांग्रेस में कलह और बढ़ गई है। एक तरफ तो चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में ना तो कैप्टन शामिल हुए और ना ही राहुल गांधी नजर आए। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने तुरंत हरीश रावत को निशाने पर ले लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के इस बयान से हैरान हैं कि अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत ने ठीक उसी दिन ये घोषणा की है जिस दिन चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। उनके इस बयान से नए मुख्यमंत्री का अधिकार कमजोर हो सकता है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस में कलह तो और बढ़ गई है और हरीश रावत का जो बयान है वो काफी चौंकाने वाला है। आखिर कांग्रेस में किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन की शिकार हो गई है। आप तो एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने में इतनी ज़्यादा गफलतबाजी हो गई। कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आपने घोषणा कर दी कल, फिर उसको बदल भी डाला। और इस बीच जो सबसे बड़ी चूक हुई वो कांग्रेस पार्टी के पंजाब के जो इंचार्ज हैं हरीश रावत, उनसे हो गई। उन्होंने कह दिया कि वो तो चेहरा चुनाव का वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। अरे भाई, वो चेहरा होंगे तो इन्हें क्यों आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया? मतलब ये कि हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जिसको कह सकते हैं उधेड़ बूंद चल रही थी, जो रणनीति थी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की, उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया। मतलब ये एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर है, ये एक रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर है जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो हर चीज़ के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पे आश्रित रहेगा। अब जब आपने ये ऐलान भी कर दिया और ये भी कह दिया कि भाई वो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर सुरजेवाला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी? आप ये समझिए कि ये कन्फ्यूज़न इसलिए है कांग्रेस पार्टी में कि नेता ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो चाहता क्या है। वो हर पल हर घंटे अपनी सहूलियत के हिसाब से रणनीति बना रहा है, चेहरे बदल रहा है, स्ट्रेटजी का खुलासा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलों का सबब होने वाला है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ तो शपथ ग्रहण चल रहा था और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर में कांग्रेस पार्टी के कई सारे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद और कई सारे विधायक जो पिछली सरकार में अमरिंदर सिंह के कैबिनेट के हिस्सा थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। मतलब ये पंजाब में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, जो पंजाब कांग्रेस के अंदर कलह चल रही थी, उसको सॉल्व करने की बजाय कांग्रेस पार्टी को दो धड़े में बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। ये ठीक वैसा ही है कि आ बैल मुझे मार वाली कहानी है। जी डॉक्टर साहब, यानी कि कांग्रेस जिस कला को खत्म करना चाहती थी उसे और बढ़ा दिया है।
अगली खबर भी मुसीबत से घिरी कांग्रेस पर। पंजाब में चन्नी की ताजपोशी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम की कुर्सी को भी हिला दिया है। यहां भी अब बगावती सुर तेजी से उठने लगे हैं। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट चाहते हैं कि उनकी स्थिति बहाल हो और उन्हें राज्य में शीर्ष पद दिया जाए, और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि रोटेशनल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले का सम्मान किया जाए, जिस पर दोनों राज्यों में घमासान तेज हो गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट खेमे को समायोजित करने के लिए आलाकमान के फैसले से बचते रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपनी ताकत दिखाने के लिए 50 से अधिक विधायकों को दिल्ली में लामबंद कर दिया। दोनों राज्यों में हो रहे इस घमासान से आलाकमान काफी नाराज हैं, इसीलिए यहां भी मुख्यमंत्रियों की छुट्टी जल्दी हो सकती है। डॉक्टर साहब, पंजाब में जो कलह चल रही है उसके बाद अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सीएम की कुर्सी हिलती दिख रही है। राहुल गांधी की स्थिति ठीक उसी दुल्हन की तरह है जो पहली बार जिसने साड़ी पहनी हो। आंचल संभालती कुछ और हो जाता है, वो आगे चलने की कोशिश करती है, वो गिर जाती है। वही हाल राहुल गांधी का है। एक तरफ तो आप पंजाब में स्थिति को ठीक करना चाह रहे थे, वहाँ पार्टी को बीच भाग से जो दो भाड़ में आपने तोड़ दी पार्टी को। अब जब ये संदेश पहुँचा पायलट के पास, देव साहब के पास, उनको समझ में आ गया कि ये नवजोत सिंह सिद्धू का फार्मूला बिल्कुल फिट है। इतना दबाव डालो, इतनी धमकियां दो, पब्लिक में ये बयान दे दो कि कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट में बजा दूंगा, तो राहुल गांधी डर जाता है, प्रियंका वाड्रा डर जाती है और आपको शीर्ष पद मिल जाएगा। अब राजस्थान की स्थिति, अब कांग्रेस पार्टी अपने आप संभाल नहीं पाएगी। वो इसलिए नहीं संभाल पाएगी क्योंकि अब तो कांग्रेसी लीडर्स इस तरह के जो अलग अलग राज्यों में हैं, जिनको बाकायदा सेकंड फिडल बना दिया है राहुल गांधी ने, उन्होंने तो देख लिया है रिजल्ट पंजाब का। तो ये दबाव की राजनीति अब नए सिरे से शुरू होगी। मतलब ये कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी कि ये सरकार चलाएंगे, वो अपना माथा पीट रहे होंगे कि ये कैसी पार्टी है, इनको बहुमत भी दे दो, इनको सब कुछ दे दो, लेकिन इसके बाद भी ये जनता की सेवा करने के बजाय ये आपस में ही जूता चप्पल चलाना शुरू कर देते हैं और आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप के ऊपर एक बहुत ख़राब, सो कह सकते हैं, कमेंट्री है कि जिन लोगों के हाथों कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी है वो इसके लायक नहीं हैं, और जो लायक हैं उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। वो G23 मनीष तिवारी जो है वो पुरानी तस्वीर पेश करके ट्विटर करके कह रहे कि ये हमारी पार्टी हुआ करती थी। तो अब यही सब होगा। कांग्रेस पार्टी अपनी तबाही की ओर दौड़ रही है। एक राज्य में अपने आप को बचाते बचाते 3 राज्यों में पूरी तरह से बिखर चुकी है। अब बात ममता बनर्जी की। टीएमसी में शामिल होते ही आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो बीजेपी के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। अब बाबुल ने ममता बनर्जी से मुलाकात कर बीजेपी पर वार किया। उन्होंने कहा कि अब वो दिल खोलकर काम कर पाएंगे और गाना गा पाएंगे। ये वही बाबुल हैं जो आज से पहले ममता को क्रूर महिला बुलाया करते थे और जेल को टीएमसी का अगला दफ्तर बताते थे, और आज बाबुल सुप्रियो के सुर बदल गए हैं। वो अब ममता को 2024 में पीएम का चेहरा बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, बाबुल सुप्रियो टीएमसी में आते ही ये क्या नौटंकी दिखा रहे हैं? बिल्कुल गाना गाना चाहिए, अच्छे सिंगर हैं वो। पहला गाना तो उनका ही होना चाहिए कि मेरी कार अब बच गई, अब मेरी कार जो है उस पर पत्थर नहीं बरसेंगे। दूसरा गाना उन्हें यह भी बनाना चाहिए कि किस तरह से वोट नहीं देने के ऊपर हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार, रेप, बलात्कार सारा कुछ होता है। ये भी बताना चाहिए कि हमको वोट नहीं दोगे, टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा। इस तरह के गाने बनाने चाहिए बाबुल सुप्रियो को। बाबुल सुप्रियो जैसे लोग ही हिंदुस्तान की राजनीति को बदनाम करते हैं। जो लोग अपने समर्थक, अपने वोटर, अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा के साथ खड़े नहीं रह सकते, वो जो कहते हैं चमेलियन, गिरगिट, जो इस तरह से रंग बदलने का काम इसने किया है, वो भारत की राजनीति में इनका नाम दर्ज हो गया है कि किस तरीके से। और मैं आपको बता दूं, कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, ये डरपोक आदमी की निशानी है कि सत्ता को देखा और वहीं पे आप सट गए, उससे चिपक गए
और वैसे हमारे पुराने वीडियोस को अगर आप देखेंगे, बंगाल के बारे में जब भी मैंने कुछ एनालिसिस की है, हमेशा हमने यही कहा है कि बंगाल की ये परिपाटी रही है, ये हमेशा सत्ता के साथ ये लोग होते हैं। जब मुगलों का साम्राज्य था, सारे बंगाली मुगलों के साथ थे, उन्हीं के लिए गाना गाते थे। ब्रिटिशर्स आए, सबसे पहले बंगाली ही ब्रिटिशर्स बन गए, ब्रिटिशर्स के लिए गाना लिखते थे, गाते थे। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। और अभी जो ज़्यादा क्रूर होता है, जो ज़्यादा सड़कों पे उत्पात मचाता है, जो ज़्यादा जिसके पास मसल पावर है, जिस पार्टी के पास ज़्यादा गुंडे हैं, ये बाबुल सुप्रियो जैसे लोग उसी के पास चले जाते हैं। तो उनको मुबारकबाद कि आप गाना गाएं, बिल्कुल गाना गाएं, और सबसे पहले कि मेरी गड्डी बच गई, यही गाना गाएंगे। जी, मतलब बाबुल सुप्रियो भी पलटू राम बन चुके हैं। बिल्कुल। चौथी खबर सीएम योगी पर। यूपी चुनाव को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे दलों पर सीएम योगी ने वार किया और करारा जवाब देते हुए कि जो भी राष्ट्र धर्म के मूल्यों को रौंदकर अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की चटुकारिता करता हुआ दिखाई देगा, समाज उसको कूड़ेदान में फेंककर हमेशा के लिए भुला देगा। उन्होंने कहा कि हमारा कोई धर्म नहीं, कोई मत और मजहब नहीं, कोई उपासना विधि नहीं, बस एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। डॉक्टर साहब, सीएम योगी के इस बयान से विपक्ष में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, बेचैनी इसलिए बढ़ गई है कि इन्होंने इसको, आप शतरंज खेलती होंगी तो उसमें मौका आता है जब आप अपने अपोनेंट को कहते हैं कि शह और मात, तो ये वैसा ही खेल है। इन्होंने कहा कि भाई हमें कहते हो भाई हिंदू फासिस्ट, हिंदुत्व और ब्ला ब्ला चल रहा है बवाल, डिबेट सब हो रहा था पूरी दुनिया में, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, ग्लोबल हिंदुत्व, ये सब चल रहा। तो उन्होंने कह दिया आज कि हमारा धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है। ये प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है और हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो भारत का संविधान है। लेकिन योगी जी यहीं पे नहीं रुके। योगी जी बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण, जो मुस्लिम वोटों के चक्कर में राणा प्रताप को विलन और अकबर द ग्रेट, अकबर को महान बनाने वाले लोगों को सबक सिखाया जाएगा और एक नया डिस्कोर्स यूपी के चुनाव के अंदर, ये अकबर वर्सेस राणा प्रताप का जो नैरेटिव योगी जी ने डाला है, इससे विपक्ष बौखला गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये विपक्षी पार्टियां अकबर का नाम भी मुंह से ले लेंगे तो हिंदू वोट तो मिलने से रहा, और अगर ये लोग राणा प्रताप का नाम ले लेंगे तो मुस्लिम वोटर इनके हाथ से चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी राजनीति कितनी ही सतही स्तर पे है। मुस्लिम वोटों के लिए आप इस तरह की चीज़ों में देश को अब तक उलझाए रहे। कौन है ये अकबर? अकबर की वजह से चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों की मौत हुई, और वो धर्म के नाम पे। ये लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को उनके घर से घसीट के अपने हरम में ले जाने वाला ये अत्याचारी शासक, इसको महान बताया जाता है। क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि योगी जी ने अब उठा दिया है, तो अब तो ज़माना सोशल मीडिया का है। कई सारे लोग इन तथ्यों को लेकर के सामने आएंगे। वो ज़माना तो है नहीं कि दिल्ली के लुटियन गैंग के मुंह में पैसे डाल दो, वो अकबर को महान बताना शुरू कर देगा, हल्दी घाटी को झूठ बताना शुरू कर देगा। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक की तरह इसको समझा जाए कि योगी आदित्यनाथ ने विकास और सेक्युलरिज्म के आधार पे वोट मांगने, और ये जो अभी तो महाराष्ट्र भी आएगा, अकबर वर्सेस राणा प्रताप, औरंगजेब वर्सेस शिवाजी महाराज, अब चुन लो भाई किसको क्या चुनना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है जिसे आज योगी जी ने यूपी के इलेक्शन में उसकी एंट्री कराई है। योगी हर बार विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जी। आखिरी खबर ओवैसी पर। अतीक अहमद के जरिए यूपी के मुस्लिमों पर दांव खेलने की कोशिश में लगे ओवैसी को गुजरात में बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल ओवैसी गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद से मिलने गए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ओवैसी बुरी तरह बौखला गए और इसे भी बीजेपी की साजिश करार दे दिया। डॉक्टर साहब, अतीक अहमद के जरिए ओवैसी यूपी में किस तरह की राजनीति पर दांव खेलना चाहते हैं? पहले तो ये सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये कहाँ है टिकैत जो कह रहा था कि बीजेपी के चाचा जान हैं,
बीजेपी के चचा जान ने अगर अंदर इनकी सेटिंग होती तो अतीक अहमद के पास तो उनको बाकायदा चुपके से भेज दिया गया होता। किस लिए मिलने गए होंगे? अतीक अहमद से इसलिए मिला जा रहा है कि अतीक अहमद एक माफिया के साथ साथ एक बाहुबली के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी बहुत सारा रहा है। उनके परिवार के लोगों ने ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन किया है। तो मैं भी उनसे बात होती कि भाई कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं। यूपी में 100 सीटों के ऊपर ओवैसी चुनाव लड़ने वाले हैं। ये वो 100 सीटें हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या 40% से ज़्यादा है। अब इस तरह की सीटों के ऊपर अतीक अहमद के कौन कौन से लोग हो सकते हैं, ये मशवरा करने के लिए वो वहाँ गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ उन्हें मिलने से रोक दिया। अब ये जो ओवैसी साहब हैं उनका नाराज़ होना लाजमी है। भाई मिलने में क्या दिक्कत है, लेकिन मिलने के बहाने अगर आप राजनीति करेंगे तो ये शायद वहाँ के प्रशासन को वो नागवार गुजरा। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी को मिलने से मना करके वो आदेश नहीं दिया गया, उनको वो सहूलियत नहीं दी गई। उससे यूपी में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये ओवैसी वो बीजेपी का कोई चचा जान नहीं है, वो दरअसल ये सेकुलर पार्टियों का ही फूफा जान है। एक तरह से ओवैसी की जो भी वो अपने मन में लेकर गए थे कि जो राजनीति करेंगे उन सब पर पानी फेर दिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।